नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप लोगों को याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में 18 अप्रैल को पीएम मोदी ने टीवी पर आकर देश को संबोधित किया था, एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। लेकिन अब उस संबोधन ने एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसके बाद चुनाव आयोग की भी नींद उड़ गई होगी। दरअसल देश के 700 से ज्यादा बड़े बड़े नाम, जिनमें पूर्व आईएएस से लेकर बड़े पत्रकार और दिग्गज वकील शामिल हैं, इन सब ने मिलकर पीएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि पीएम मोदी ने चुनावी समय में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल जो चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी गई है, इसमें नजीब जंग, योगेंद्र यादव और जयती घोष जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि जब देश के कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग होने वाली है और आचार संहिता लागू है, तो फिर पीएम साहब सरकारी चैनलों जैसे दूरदर्शन, संसद टीवी और आकाशवाणी का इस्तेमाल अपनी पार्टी के पर्सनल प्रचार के लिए कैसे कर सकते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि ये चैनल जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं और नियमों के मुताबिक कोई भी मंत्री सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए नहीं कर सकता है। शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना है कि पीएम मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल विपक्षी दलों को कोसने के लिए किया, जो सीधे सीधे लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सबको बराबरी का मौका मिलने के नियम का उल्लंघन करती है। उनकी मांग थी कि इस भाषण को हर सरकारी वेबसाइट से तुरंत हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि पीएम ने उस 30 मिनट में विपक्ष को लेकर बहुत सी बातें कही थी। संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी, लेकिन मुझे दुख हुआ जब नारी शक्ति का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशियां मना रही थी। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने करीबन 30 मिनट के भाषण में बार बार विपक्षी दलों का नाम लिया। कहा कि इन पार्टियों की स्वार्थी राजनीति की वजह से देश की महिलाओं का नुकसान हुआ है। अब विपक्ष कह रहा है कि यह संबोधन देश के लिए कम और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए ज्यादा लग रहा था। पीएम के पीछे तिरंगा था, वो देश के पीएम के तौर पर बोल रहे थे, लेकिन बातें जो थी वो पूरी तरीके से सियासी थी। और जैसे ये भाषण खत्म हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी पर जुबानी हमले शुरू कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि हताश और निराश पीएम ने पिछले 12 सालों की नाकामी छिपाने के लिए सरकारी संबोधन को कीचड़ उछालने का जरिया बनाया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने भाषण के अंदर 59 बार जो है वो कांग्रेस का नाम लिया और महिलाओं का नाम तो बहुत ही कम लिया। यानी आप समझ सकते हैं कि ये भाषण के बाद से ही काफी बवाल मचा हुआ। वहीं दूसरी ओर वकील कपिल सिब्बल ने तो इसे राजनीति का निचला स्तर तक बता दिया था। सिब्बल का कहना था कि पीएम बीजेपी नेता के तौर पर बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री के तौर पर बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी तंज कसा और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी संस्था इस पर एक्शन लेगी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस पूरी की पूरी कहानी में सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सवाल तो चुनाव आयोग पर खड़ा होता है, जिसे लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है। यानी चुनाव आयोग आज गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक चुनाव आयोग को लोग लगातार घेरते हैं, पूछते हैं कि क्या चुनाव आयोग आज के समय में वाकई अपनी साख बचाए हुए है। और सबसे बड़ी बात, क्या चुनाव आयोग अपनी साख बचाने के लिए भी कुछ करेगा या फिर उसकी भूमिका सिर्फ तारीखें बताने तक ही सिमट जाएंगी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं कि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, निष्पक्ष है, किसी के दबाव में नहीं आता, लेकिन हकीकत क्या है? जब 700 से ज्यादा दिग्गज, जिनमें वो आईएएस अफसर शामिल हैं जिन्होंने कभी खुद सिस्टम चलाया है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो आयोग जो है वो चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्या पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद खुद आयोग को ये चीज दिखाई नहीं दी? क्या आयोग सिर्फ छोटे नेताओं या विपक्षी नेताओं के बयानों पर ही नोटिस भेजने के लिए बना है? क्या उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ कमजोरों पर चलती है? विपक्ष और आम जनता का शक अब गहराता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आयोग दिन प्रतिदिन अपनी वो गरिमा खोता जा रहा है जो कभी टीएन शेषन जैसे अफसरों के दौर में हुआ करती थी, जब प्रधानमंत्री खुद सरकारी चैनलों का इस्तेमाल करके विपक्ष को कोस
समझते हैं और आयोग इसे सामान्य प्रोसेस मानकर आंखें मूंद लेता है, तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये मैदान सबके लिए बराबर है। अगर इतनी बड़ी शिकायत के बाद भी आयोग इस मामले का संज्ञान नहीं लेता और उसकी जांच नहीं करता, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि क्या चुनाव आयोग वाकई में स्वतंत्र है। चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण की भी मांग करेगा। आप देखिए कैसे एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री बंगाल चुनाव में अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान वाला वही पुराना पैटर्न अपना रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा असम चुनावों से पहले काफी बौखलाए हुए थे, मियां मुसलमानों से लेकर पत्रकारों तक से भिड़ रहे थे। असम से अब वो बंगाल पहुंच गए और वहां भी यही सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। बंगाल में वो खुलेआम कह रहे हैं कि उन्होंने एक ही दिन में 600 मदरसे बंद करा दिए। लेकिन बात सिर्फ मदरसे बंद कराने की नहीं है, बात उस भाषा की है जो उन्होंने इस्तेमाल की। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वो कहते हैं कि जब उन्होंने मदरसा बंद कराने का हुक्म दिया तो उनके अपने अफसरों के हाथ पांव फूल गए। अफसरों ने दुहाई दी कि सर ये तो 1947 से चल रहा है, इन्हें मत छेड़िए। लेकिन हेमंता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने उन अफसरों को ये कह दिया कि मदरसों से क्या होगा, क्या मुल्ला कमा कर खिलाएंगे, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। असम में बीजेपी का सरकार आया, मैंने बोला मदरसा बंद करो, मेरा ऑफिसर ने बोला सर बंद नहीं कर सकते हो, ये 1947 से चल रहा है। तो मैंने ऑफिसर को बोला कि मदरसा से क्या पैदा होता है? बोले सर मुल्ला होते हैं। मैं बोला मुल्ला तुमको खिलाएगा क्या? हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, हमें मुल्ला नहीं बनाना है, बंद करो मदरसा। 600 मदरसा एक दिन में मैंने बंद किया। लोगों ने मुझे बोला था कि हल्ला करेगा, कोई हल्ला नहीं करते हैं। आज जो टीएमसी लोग हल्ला करते हैं ना, क्यों हल्ला करता है? इसलिए खाकी वर्दी उनका साथ है, खाकी वर्दी उनका साथ है। एक दिन अकेला वो लोग आ जाए बिना खाकी वर्दी, तब सनातन अपना शक्ति दिखा सकता है, सनातन अपना शक्ति दिखा सकता है। लेकिन ये लोग कायर है, इसीलिए खाकी को आगे लेके चलता है। सुनने में तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा के भी अलावा डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की बात हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हेमंत बिस्व शर्मा की नीयत पर सवाल उठता है। अगर आपको वाकई में बच्चों के भविष्य की चिंता थी तो आपने उन मदरसों में साइंस और मैथ के टीचर क्यों नहीं भेजे? आपने वहां पर कंप्यूटर लैब्स क्यों नहीं बनवाई? किसी चालू संस्था पर ताला लगा देना सुधार नहीं बल्कि अपनी जिद थोपने जैसा है। दूसरी सबसे बड़ी बात उनकी भाषा की, ये मुल्ला कमा कर खिलाएंगे, क्या इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है? मियां मुसलमानों को लेकर तमाम तरह की बातें वो असम चुनावों से पहले करते आए थे और अब देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बंगाल के चुनावों में भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक सीधे सीधे ये एक समाज को नीचा दिखाने और उन्हें अपमानित करने वाली भाषा है। क्या आप बिना किसी को जलील की अपनी बात नहीं रख सकते? और ये साफ लग रहा है कि बंगाल से लेकर असम तक हेमंता के पास गिराने के लिए कुछ नहीं है, न नए स्कूल है ना अस्पताल है। इसलिए वो बाबर बाबरी और मदरसा जैसे तमाम बातों को फिर से कह रहे हैं और पूरा माहौल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसा बंद कर देने से कोई रातों रात में डॉक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए अच्छी नीयत और ठोस सुविधाएं होनी बेहद जरूरी है। हेमंता की बयानबाजी बताती है कि वह मुद्दों से भटक रहे हैं और सिर्फ अपनी कट्टर छवि चमकाने में लगे हैं। क्या एक मुख्यमंत्री का काम यही रह गया है? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हमने देखा कि बंगाल चुनावों में अभी एक तरफ मणिपुर को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, मणिपुर को लेकर लोग चिंता जता रहे हैं, मणिपुर के लोग जो है वो सरकार से मदद मांग रहे हैं, वो परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री बंगाल में झालमुड़ी में व्यस्त हैं। इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बड़ा सियासी ड्रामा करार दिया। ममता बनर्जी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब चीजें पहले से तय थी और एक ये पूरा नाटक किया गया। और ममता बनर्जी ने सवाल उठाए कि अगर ये अचानक हुआ तो दुकान के अंदर पहले से कैमरे और माइक कैसे लगे थे? ममता दीदी ने आरोप लगाया कि झालमुड़ी की दुकान में एसपीजी के जवानों ने खुद झालमुड़ी तैयार की ताकि एक बढ़िया वीडियो बन सके। उन्होंने कहा कि कभी पीएम गुफा में चले जाते हैं, कभी खुद को चाय वाला बताते हैं और अब 10 रुपए की झालमुड़ी खाकर नाटक कर रहे हैं। सिर्फ झालमुड़ी ही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी की रैलियों पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के पास अपना जनबल नहीं है, वो बाहर से ट्रेनों में भरकर भीड़ लाते हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सरकारी एजेंसियों पर
दबाव बना रही है, उनके पास बूथों पर तैनात करने के लिए अपने लोग तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि वो ईवीएम पर कड़ी नजर रखें और उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि केंद्रीय बलों को ईवीएम लूटने का काम दिया गया है और मतगणना के दौरान गड़बड़ी की जा सकती है। और कहा कि 3 हफ्ते बाद टीएमसी की ही सरकार बन रही है, इससे 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अब बंगाल का चुनाव जो है सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि तमाम ये जो सियासी भाषणबाजी चल रही है उन पर भी हो रहा है। बहरहाल आप लोग बंगाल के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।